साथ आस्था कौशिक। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने साल 2025 में कई ऐसे बड़े फैसले लिए, लेकिन 10 बड़े फैसले हम आपको दिखाने जा रहे हैं। साल 2025 का सबसे बड़ा फैसला मदरसों को लेकर लिया और मदरसा शिक्षा बोर्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिसे पूरे देश में ऐतिहासिक माना गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले के बाद उत्तराखंड के राज्यपाल ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और मान्यता नियम 2019 को रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये कदम समानता और आधुनिक शिक्षा की दिशा में मील का पत्थर है। जुलाई 2026 से मदरसों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCF और नई शिक्षा नीति NEP लागू होगी। राज्य के लिए जहां हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी, हमें इस वर्ष एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। वहीं ये वर्ष हमारे लिए अनेक उपलब्धियों का भी वर्ष रहा। इस वर्ष में हमने जहां UCC जैसा कानून लागू किया, मदरसा बोर्ड उसमें शिक्षा सुधार का हम कानून लेकर आए, अनेक हमने नवाचार प्रदेश के अंदर किए। अनेक क्षेत्रों में उत्तराखंड देश के लिए एक उदाहरण बना और अनेक अनुभव जो 2025 में हमको हुए हैं। अनेक चुनौतियों के बावजूद भी हमने अनेक उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं। इस दृष्टि से ये साल हमारे लिए अच्छा रहा। 2026 का कैलेंडरी वर्ष और अच्छा आएगा और हम और प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे। जो काम हम अभी जो हमारे यहाँ पर कुछ न्यूनतम रहे। उत्तराखंड में अब सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा होगी। अब एक एकीकृत अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनेगा जो मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी संस्थानों को मान्यता देगा। सभी संस्थान उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से संबद्ध होंगे। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ेगी। छात्रवृत्ति, मिड डे मील और पाठ्यक्रम की समस्याएं भी दूर होंगी। हालांकि कुछ विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक स्वायत्तता पर चोट बताया है, लेकिन मुस्लिम नेताओं ने इसे आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की सकारात्मक पहल माना है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने मदरसा शिक्षा बोर्ड को खत्म कर सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए एक समान और आधुनिक ढांचा लागू किया है। आगे इस फैसले के असर पर सबकी नजर रहेगी। साल 2025 में देश में पहली बार किसी बड़े राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर इतिहास रच दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी 2025 को UCC को लागू कर दिया। इस दिन को अब हर साल UCC दिवस के रूप में मनाया जाएगा। UCC का मतलब है एक समान नागरिक संहिता, जहां विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे और बहुविवाह, बाल विवाह, ट्रिपल तलाक जैसी प्रथाओं पर रोक लगेगी। UCC लागू होने के बाद उत्तराखंड में शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। तलाक की प्रक्रिया भी साफ कर दी। विरासत पर समान अधिकार दिया गया। इन सब के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया। धामी सरकार का ये कदम मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि 2022 के चुनाव से पहले CM धामी ने इसका वादा किया था और सरकार बनने के बाद पहले वादे के रूप में इसे ही पूरा किया गया। हालांकि दिसंबर में संशोधन विधेयक तकनीकी त्रुटियों के कारण राज्यपाल ने वापस भेज दिया। सरकार ने इसे सुधारने का भरोसा दिया है। UCC पर राज्य में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। समर्थक इसे महिलाओं के अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ संगठनों ने धार्मिक स्वतंत्रता पर असर का मुद्दा उठाया है। – 2025 की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 के चुनाव में घोषणा की थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लाएंगे, तो उस समय अटपटा सा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लागू हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। परंतु मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया, समान नागरिकता कानून
जिस तरह से पूरे प्रदेश में नहीं, जिस तरह से अन्य प्रदेशों ने भी इसकी सराहना की। और मैं विशेषकर कहना चाहूँगा कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके पूरे उसको सुना विस्तार से, और उसके बावजूद संसद में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की गई। संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। आजादी के बाद से ये मुद्दा बहस में रहा है। गोवा में पुर्तगाली कानून के तहत यूसीसी पहले से लागू था। उत्तराखंड ने इसे लागू कर देश में पहली बार एक बड़े राज्य स्तर पर इसे वास्तविकता में बदल दिया। उत्तराखंड का ये कदम अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन गया है। उत्तराखंड में धार्मिक आस्था की आड़ में ठगी करने वालों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी कार्रवाई की। धामी सरकार के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया, जिसमें ढोंगी बाबाओं और वेशधारी ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। रामायण के राक्षस कालनेमी के नाम पर रखा गया ये अभियान जुलाई 2025 में शुरू हुआ। इसका मकसद है धार्मिक स्थलों, कांवड़ और चार धाम यात्रा के दौरान आस्था का फायदा उठाने वाले फर्जी साधुओं को पकड़ना। राज्य के सभी 13 जिलों में ये अभियान चलाया गया, जिसमें 2400 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़ा गया। 140 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा के साथ ही बांग्लादेशी छद्मवेशी भी पकड़े गए। देहरादून में 118 से ज्यादा फर्जी संत पकड़े गए। हरिद्वार में 31 और रुड़की में 11 को दबोचा गया। पुलिस ने पहचान पत्र, शिक्षा और धार्मिक संस्था से जुड़े दस्तावेजों की जांच की, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई। मतलब भगवा पहन करके उन लोगों ने कई अनैतिक कार्य भी किए, जो कि पुलिस के संज्ञान में है। और पुलिस ने बड़ी संख्या में कालनेमियों को पकड़ करके एक अच्छा संदेश दिया। और मैं समझता हूं कि यह संदेश अगर उत्तराखंड से निकला है, भगवान बद्रविशाल की धरती से निकला है, तो इस संदेश को पूरे देश में जाना चाहिए, क्योंकि ये सनातन धर्म का उद्गम है। और जब भाई उद्गम में कालनेमी घुस जाए तो देश का क्या हाल होगा। तो हम तो पूरे देश से ये मांग करेंगे कि पूरे देश के अंदर कालनेमियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की। धामी सरकार के इस बड़े कदम का कई धार्मिक संगठनों ने समर्थन किया। लोगों का कहना है कि ये कदम आस्था की रक्षा और सुरक्षा के लिए जरूरी है। उत्तराखंड पुलिस का दावा है कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। सरकार का संदेश साफ है, धार्मिक आस्था की आड़ में ठगी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड की धामी सरकार का एक बड़ा फैसला रहा, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी और कई अन्य राज्यों में भी इसका अनुसरण किया गया। उत्तराखंड में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में अतिक्रमण हटाने का यह अभियान धार्मिक संरचनाओं तक पहुंचा, जिसमें मजार, मदरसा और मस्जिद जैसी संरचनाओं को भी हटाया गया। धामी सरकार ने लैंड जिहाद के नाम पर कब्जा कर बैठे अतिक्रमण पर एक्शन लिया और बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया। अब तक लगभग 5000 एकड़ सरकारी जमीन वापस ली गई, जिन्हें अवैध रूप से कब्जे में रखा गया था। राज्य में कुल 3793 अतिक्रमण स्थल चिन्हित किए गए, जिनमें से 500 से ज्यादा मजार तोड़ने का दावा किया गया। रिस्पॉन्सिव ऑपरेशन में कुल 539 अवैध संरचनाओं को गिराया गया। हरिद्वार में नदी किनारे बनी मजार को ढहाया गया, जबकि देहरादून में करीब 60 ढांचे, जिसमें मदरसों, मस्जिद और मदरसे शामिल थे, उन्हें सरकारी जमीन से हटाया गया। सीएम धामी का साफ कहना है कि देवभूमि को अतिक्रमण से मुक्त करना हमारी प्राथमिकता है। किसी भी धर्म या रंग के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में हरा लाल कपड़ा डालकर सरकारी जमीनों पर कब्जे का खेल चल रहा था, जिसे हमने ध्वस्त किया। सीएम धामी की इस मुहिम को राज्य में खासा पसंद किया गया। देखिए, 2-3 तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और बड़ा इसका सकारात्मक
परिणाम रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित भी किया था कि जो वन भूमि है या जो नदी किनारे भूमि है या जो नजूल भूमि है, जो सरकारी ज़मीनें अतिक्रमण हो रही थी, उसको एक व्यापक अभियान चलाया गया वन विभाग के द्वारा भी, जिला प्रशासन के द्वारा भी और संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा भी। तो एक बड़े पैमाने कहीं अगर 10,000 एकड़ तक उनका आंकड़ा पहुंच चुका है जो अतिक्रमण मुक्त की गई हैं। अब ये जो ज़मीनें वन विभाग की थी और वन विभाग को सम्मिलित की गई हैं या उनको सौंपी गई हैं। जो दूसरी ज़मीनें खाली थीं और नजूल की या सिंचाई विभाग की, उसको पार्क बनाने, वृक्षारोपण करने या दूसरी जनोपयोगी सुविधाओं के विकास के लिए उनका उपयोग किया जाए। इस अभियान की शुरुआत मई 2023 में हुई थी, जब वन विभाग ने 56 हेक्टेयर क्षेत्र से 200 मजार और 27 मंदिर हटाए। अभियान के बाद अब तक 9,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि मुक्त करा दी गई है, जिसमें हजारों अवैध धार्मिक और आवासीय संरचनाएं शामिल हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण सहन नहीं किया जाएगा, चाहे वो धार्मिक स्थलों तक क्यों न फैला हो। पहाड़ी राज्य में जन भावनाओं के मुताबिक 18 स्थानों के नाम बदलने का बड़ा निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की सांस्कृतिक विरासत और जनता की भावनाओं का आदर करते हुए ये कदम उठाया। 31 मार्च 2025 को जारी आदेश के मुताबिक हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 18 स्थानों के नाम बदलने का निर्णय लिया गया, जिसे जन भावनाओं और भारतीय संस्कृति की संजीवनी मानते हुए लागू किया गया। इसमें औरंगजेब नगर को शिवाजी नगर किया गया, गाजीवाली को आर्या नगर किया गया, चांदपुर को ज्योतिबा फूले नगर, जबकि मोहम्मदपुर जाट को मोहनपुर जाट किया गया। साथ ही खानपुर कुरसाली को अंबेडकर नगर का नाम दिया गया। इसके अलावा मियांवाला को रामजीवाला, पीरवाला को केसरी नगर, अब्दुल नगर को दक्ष नगर किया गया। हल्द्वानी की नवाबी रोड को अटल मार्ग नाम दिया गया। कई ऐसे केंद्र सरकार ने भी नाम परिवर्तन करने का काम किया, खासकर दिल्ली के अंदर भी औरंगजेब रोड से लेके तमाम ऐसे काम किए। वैसे ही उसी जन भावनाओं का आदर करते हुए बहुत ही यशस्वी नेतृत्व हमारे प्रदेश में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत ही सरलता से ये काम किया। जन भावनाओं को आगे रखते हुए, देवभूमि के स्वरूप को आगे रखते हुए उन सभी स्थानों को एक नई पहचान देने का काम किया। वो राजनीतिक परिवेश में नहीं, वो सांस्कृतिक परिवेश में देने का उन्होंने काम किया। मैं उनके इस कर्तव्य के लिए, नैतिक दायित्व के लिए, उनके राजधर्म के लिए मैं उनका साधुवाद करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नाम बदलने का ये फैसला जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए भारतीय संस्कृति और विरासत को फिर से मुख्य धारा में लाने की कोशिश है। इससे लोग महान भारतीय पुरुषों के योगदान से प्रेरणा ले सकेंगे। भारत में नाम परिवर्तन का चलन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से काफी पुराना है। उत्तराखंड में भी ये पहला मौका नहीं। साल 2006 में राज्य का नाम ही उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड किया गया। उत्तराखंड सरकार ने साफ संदेश दिया है कि जन भावनाओं और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा उनके एजेंडे का हिस्सा है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपने उन हीरोज को सम्मान स्वरूप सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का फैसला लिया जो राज्य आंदोलन में शामिल रहे या प्रभावित हुए। ये एक ऐसी घोषणा थी जिसका इंतजार दशकों से था और साल 2025 में ये पूरा हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। ये आरक्षण उन लोगों तक लागू होगा जो राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान जेल गए, चोटिल हुए या जिनके परिवार भावनात्मक और आर्थिक रूप से प्रभावित हुए। करीब 11,000 से ज्यादा आंदोलनकारियों और आश्रितों को इसका सीधा फायदा मिल सकेगा। इस कानून में पेंशन बढ़ोतरी और मृत आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन का प्रावधान भी शामिल है। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड के निर्माण में अनमोल योगदान दिया और इस आरक्षण और पेंशन बढ़ोतरी से हम उनका सम्मान कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी परिवारों ने भी इसके लिए धामी सरकार को धन्यवाद दिया।
और इसे आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बताया। ताकि हमारे आंदोलनकारियों का वो सम्मान मिल सके, उनको उसका आरक्षण का लाभ मिल सके, और हमने इसमें 10% क्षैतिज आरक्षण देने का काम किया। इसके लिए मैं निश्चित रूप से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त कर रहा हूं कि उन्होंने इसमें एक रुचि ली, और वैसे तो उनके इस वर्ष में अनेकों उपलब्धियां कही जा सकती हैं, लेकिन मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो मुझे लगता है कि आंदोलनकारियों को इससे बहुत बड़ी राहत मिली, उनके परिजनों को इससे बहुत बड़ी राहत मिली, और वास्तव में मैं भी एक आंदोलनकारी रहा हूं। कभी कभी तो ये लगता है कि आंदोलनकारियों के लिए हम कितना और कर सकते हैं, तो ये उसमें बढ़ता हुआ एक कदम मुझे महसूस होता है। उत्तराखंड आंदोलन में भागीदार या प्रभावित परिवारों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलने से करोड़ों रुपए की बचत और रोजगार सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कदम न सिर्फ इतिहास को सम्मान देता है, बल्कि वीरों और उनके परिवारों के भविष्य को भी सुरक्षित करता है। उत्तराखंड सरकार ने शहीद परिवारों के लिए सम्मान और सहयोग राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी भी इसी साल की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुग्रह अनुदान को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करगिल विजय दिवस पर घोषणा करते हुए कहा कि अब राज्य में शहीद परिवारों को मिलने वाला अनुग्रह अनुदान बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। पहले ये मात्र 10 लाख था। इसके अलावा अब शहीदों की संतान 5 साल तक सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकती है, जबकि पहले ये सिर्फ 2 साल था। धामी सरकार ने अन्य सहूलियतें भी शुरू की हैं। ड्रोन दीदी कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व सैनिकों और उनके बच्चों को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को बद्रीनाथ यात्रा पर मुफ्त सुविधा और 25% स्टाम्प ड्यूटी में छूट भी दी जा रही है। किसी भी व्यक्ति के जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब सरकार ऐसे स्वयं के साथ खड़ी होती है तो उनको लगता है कि पूरा प्रदेश, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी। पहले जब कोई देश की सीमा पर जवान शहीद होता था उसको मात्र 10 लाख रुपए सम्मान राशि देते थे, उसको बढ़ाकर हमने 50 लाख रुपए कर दिया है। और हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी पुष्कर सिंह धामी की सरकार देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शहीदों का परिवार हमारे लिए सर्वोच्च सम्मान है और उनकी आर्थिक सुरक्षा प्राथमिकता है। शहीद परिवारों ने इस फैसले को स्वागत योग्य बताया। उनका कहना है कि 50 लाख अनुदान उन्हें आत्मनिर्भर बना सकेगा। पूर्व सैनिकों ने भी इसे सैनिक सम्मान की भावना से प्रेरित बताते हुए कहा कि अब सैनिकों और परिवारों की पहचान और समाज में सम्मान बढ़ेगा। उत्तराखंड की ये पहल शहीद परिवारों के लिए वाकई सम्मान और आर्थिक सहारा साबित हो सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए मैक्सो इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2025 लागू कर दी है। मुख्यमंत्री ने इस मेगा पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि अब 5 सालों तक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष रियायतें मिलेंगी। 29 मई 2025 को धामी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी, जिसमें बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और रोजगार सृजित करने का मुख्य उद्देश्य शामिल रहा। पॉलिसी के अंतर्गत फायदा लेने के लिए उद्यमियों को CAIF के जरिए सिंगल विंडो पोर्टल पर आवेदन करना होगा। निवेश को प्रमाणित करने पर 3 से 7 साल के भीतर निवेश पूरा होना अनिवार्य है। सीएम धामी ने कहा कि ये पॉलिसी राज्य को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पूंजी निवेश का केंद्र बनाएगी और नई अर्थव्यवस्था के अवसर पैदा करेगी। उद्योग जगत ने इस पहल का स्वागत किया। उद्योग संघों ने आशा जताई है कि इससे उत्तराखंड में निवेश और रोजगार 2 गुने बढ़ेंगे, जबकि खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के नए द्वार खुलेंगे। देखिए, सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसके मूल में उत्तराखंड में रोजगार सृजन है कि हम अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज को और इन्वेस्टर्स को यहाँ पर आकर्षित कर सकें
और उसके कारण हमारा जो रोजगार जनरेट होगा तो उससे हम उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार दे पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग आगे आकर इस काम को कर रहे हैं। उसमें हमने तमाम पॉलिसीज बनाई हैं ताकि लोग इसकी तरफ आकर्षित हों और उत्तराखंड में बड़े उद्योग लग सकें। उसको भी हमने कुछ कैटेगराइज किया है। हमने ये सारे स्कीम्स बनाई हैं और उनके माध्यम से हम पहाड़ों में जहाँ इन्वेस्टमेंट होगा तो निश्चित तौर पर रोजगार जनरेट होंगे और पहाड़ में जो बेरोजगारी की जो स्थिति है उसको काफी हद तक हम समाधान कर पाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ये राज्य पक्षीय कदम उठाया है। आने वाले सालों में इसके बड़े फायदे नजर आएंगे। राज्य की धामी सरकार ने वन्यजीव हमलों में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे में बड़ी बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि अब ये राशि 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। उत्तराखंड में पहले वन्य जीव हमले में मौत पर 4 लाख से 6 लाख तक का मुआवजा मिलता था। अब सरकार ने इसे 10 लाख तक बढ़ाने का फैसला लिया है। ये कदम राज्य में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को देखते हुए लिया गया है। सरकार का कहना है कि ये फैसला पीड़ित परिवारों को आर्थिक राहत देने और वन्य जीव क्षेत्रों में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि वन्य जीव हमलों से प्रभावित परिवारों को अधिकतम सहायता मिले। साथ ही हम सुरक्षा उपायों को भी मजबूत कर रहे हैं। 4 लाख रुपए मुआवजा मिला करता था। विगत वर्ष हमने इसको 6 लाख किया था, इस वर्ष हमने बढ़ा करके 10 लाख किया। तो ये किसी मनुष्य के जीवन की कीमत तो नहीं आंकी जा सकती, लेकिन सरकार की गंभीरता, सरकार की संवेदनशीलता है कि किस तरह ऐसे समय में लोगों के साथ खड़ा हो जाए। तो इसके और लगातार हमारे जो आप देख रहे हैं कि वन विभाग की टीमें लगातार जाकर के अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही हैं, लगातार माइक से अनाउंस कर करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। और हमारा मानना भी है कि जब तक जन सहभागिता नहीं होगी, जन जागरूकता नहीं होगी, तब तक इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाना आसान नहीं होगा। इसलिए जन जागरूकता की बहुत जरूरी है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सके। वन्य जीवों के प्रभावित इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन साथ ही वन्य जीव हमलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी की। उत्तराखंड में हर साल दर्जनों लोग वन्य जीव हमलों का शिकार होते हैं। सरकार ने पहले भी मुआवजा राशि बढ़ाई थी, लेकिन ये पहली बार है जब इसे 10 लाख रुपए तक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खनन सुधारों में बेहतरीन काम किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 200 करोड़ का बोनस दिया है। उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और तकनीकी सुधारों के मामले में देश भर में पहला स्थान हासिल किया। इसी उपलब्धि के चलते केंद्र ने अक्टूबर और नवंबर में 100 करोड़ की 2 किस्तों में कुल 200 करोड़ की धनराशि जारी की। सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य ने ई नीलामी, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और अवैध खनन पर सख्ती जैसे कदम उठाए। साथ में 6 मानकों को पूरा कर उत्तराखंड ने खनन सुधारों में मिसाल कायम की। इन सुधारों से न सिर्फ राजस्व बढ़ा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। निर्माण सामग्री की उपलब्धता आसान हुई और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया गया। वर्ष में 1200 करोड़ से अधिक राजस्व सरकार को प्राप्त हो रहा है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों में 350 करोड़ से वार्षिक राजस्व कभी प्राप्त नहीं हुआ। और जो खनन में रिफॉर्म किया गया, उसमें देश में दूसरे स्थान पर आना राज्य के लिए एक सौभाग्य की बात है। और 200 करोड़ रुपए इनाम के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा मिलना निश्चित रूप से ये खनन में जो सुधार किए गए हैं, जो खनन नीति उत्तराखंड राज्य में लागू की गई, उसके परिणाम हैं। सीएम धामी ने कहा कि खनन के क्षेत्र में उत्तराखंड ने कई सुधार किए हैं और हमारे प्रयासों से राज्य को केंद्र से 200 करोड़ का प्रोत्साहन मिला है। ये हमारी नीतिगत सफलता का प्रमाण है। उत्तराखंड का ये मॉडल दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा है। पारदर्शिता और विकास का ये संतुलन आने वाले समय में खनन क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है।